Jai Mata Di. Today we are going to talk about class 9th Beehive book chapter 2 The Sound of Music part 2 The Sehnai of Bismillah Khan. दैट मीन्स कि बी हाई बुक जो हम क्लास 9th की का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था, उसी का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने एक बहुत ही फेमस जो एवलिन ग्लीनी है उनके बारे में पढ़ा कि वो किस तरीके से डेफ होकर भी कि उसके पास हियरिंग नहीं थी, वो सुन नहीं सकती थी, उसके बाद भी वो किस तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इतने अच्छे से प्ले कर लेती थी, क्योंकि वो हियरिंग के बजाय वो जो उनकी नोट्स जो थी, उनकी जो वाइब्रेशन होती थी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो अपनी बॉडी में फील कर पाती थी। पार्ट 2 में हम द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, दैट मीन्स कि इसमें भी हम म्यूजिशियन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, एक जो कि प्ले करते हैं सहनाई। बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत ही फेमस हैं, बहुत अच्छे सहनाई वादक थे। सो हम इस पार्ट 2 में उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर यू रीड पार्ट में, डू यू नो दीज पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट वुड दे और इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले। सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो जो कि कुछ फेमस म्यूजिशियंस की पिक्चर है, और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जो कि उस फील्ड में फेमस हैं। इसी तरीके से जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो सहनाई वादक हैं, दैट मीन्स कि सहनाई बहुत अच्छे से बजाते हैं। दैट्स वाई हम इस पार्ट 2 में उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो फेमस हैं और क्या क्या उन्होंने आइडेंटिफिकेशन उनको मिली, या फिर वो इतने फेमस किस तरीके से हुए, मतलब कितना हार्डवर्क या कितना अच्छे से वो उसे बजा लेते थे सहनाई को। थिंक ऑफ सहनाई एंड द फर्स्ट थिंक, जब आप सहनाई के बारे में सोचते हो तो पहली चीज क्या आती है, आप क्या इमेजिन करते हो, वो है वेडिंग, या तो वेडिंग या फिर सिमिलर ओकेजन और फंक्शन जो वेडिंग से ही रिलेटेड होते हैं। और जो सेकंड चीज आपके माइंड में आती है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, क्योंकि ही वॉज द सहनाई मास्टर प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स कि वो एकदम मास्टर थे इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, बहुत ही अच्छा सहनाई बजाते थे, और इस सहनाई का जब नाम आए और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए लिखा हुआ है कि सहनाई का नाम लेते ही पहली चीज तो आपके दिमाग में आती है वेडिंग, क्योंकि सहनाई वहीं पे वेडिंग फंक्शंस में ही ज्यादा बजाई जाती है। और सेकंड जो चीज आपके माइंड में आती है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पार्ट 2 ऑफ दिस सेकंड चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. एम्परर औरंगजेब जो कि मुगल एम्परर थे, उन्होंने बैन कर दिया था पुंगी पे। पुंगी जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको रॉयल रेजिडेंस में बजाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि पुंगी जो है उसकी जो आवाज है काफी श्रिल है, काफी तीखी है, अनप्लीजेंट सी साउंड है। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, और पुंगी जो है वो एक जेनरिक नेम बन गया था, दैट मीन्स ए नेम गिवन टू ए क्लास और ए ग्रुप ऑफ होल, कि मतलब एक ऐसा नाम बन गया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, एक ऐसा नाम बन गया था जो कि नॉइज मचाते हैं, दैट मीन्स कि सिर्फ उनकी वजह से नॉइज क्रिएट होता है, दैट मीन्स उनकी साउंड इतनी प्लीजेंट नहीं होती है, उस ग्रुप में पुंगी को शामिल कर लिया गया था। रीडिड का मतलब होता है विंड इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि पुंगी जो होता है वो ब्लो करके बजाया जाता है, एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। और इस तरीके से मतलब लाइक फ्लूट और ये अदर जो होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसी तरीके से पुंगी भी होता था जो कि विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, फूक मारकर बजाया जाता है। और इसको लेकिन नॉइज मेकर्स में शामिल कर दिया गया कि इसकी जो आवाज है वो श्रिल और अनप्लीजेंट है। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन बी रिवाइव्ड, और कुछ लोगों ने ऐसे सोचा कि एक दिन ये वापस आएगी, दैट मीन्स कि मे बी कुछ इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. और जैसे कि पुंगी की जो आवाज थी वो काफी श्रिल और अनप्लेजेंट थी, तो एक बार्बर फैमिली का एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन, बार्बर मतलब नाई जो बाल काटते हैं, एक बार्बर फैमिली के प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, उसने जो कि रॉयल पैलेस में म्यूजिक वगैरह प्ले करते थे, उन्होंने इस पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है उसमें सुधार लाने का
प्रयास किया या डिसाइड किया कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. सो उसमें पुंगी में जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था उन प्रोफेशनल म्यूजिशियंस ने कि इस पुंगी में कुछ सुधार करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या लिया, एक पाइप लिया जो कि नेचुरल होलो स्टेम से बना हुआ था. दैट मीन्स कि एक स्टेम से बना हुआ पाइप था, होलो पाइप, बीच में से खोखला, जो कि एक स्टेम से बना हुआ था और वो पुंगी से ज्यादा लंबा था, पुंगी से ज्यादा ब्रॉडर भी था, चौड़ा भी था. ओके ले, और उसमें 7 होल बनाए गए उसकी बॉडी में, मतलब जो होलो बॉडी थी उसकी, उसमें 7 होल बनाए गए. वैन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर. और जब होता है ना कि अगर आप देखो कि इस तरीके से अगर आप पाइप में ब्लो करोगे उसकी होलो बॉडी में जहाँ पे 7 होल्स होंगे, और उन होल्स पे फिंगर्स की हेल्प से जब आप प्ले करोगे कि कभी कोई होल बंद करोगे कभी कोई खोलोगे एक पर्टिकुलर वे में, सो उसमें क्या होगा कि एक सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. और इस तरीके से उस पुंगी में मॉडिफिकेशन किया गया, और जब ये जो नया इंस्ट्रूमेंट जो बना था जो कि होलो स्टेम से बना था जिसमें 7 होल्स थे, और इस तरीके से फिंगर्स की हेल्प से उन होल्स को क्लोज और ओपन किया जाता था और उससे मेलोडियस साउंड निकाली जाती थी. जब ये इंस्ट्रूमेंट जो रॉयल रेजिडेंस में बजाया गया तो सब लोग इम्प्रेस हो गए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन इन न्यू नेम. और अब ये जो इंस्ट्रूमेंट नया बनाया गया था ये पुंगी से तो अलग था, तो ऑफ कोर्स इसको नाम भी नया देना पड़ेगा. सो एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वाज प्लेड बाय ए नाई बाबर, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द सहनाई. तो जैसे पुंगी से अलग था तो उसका नाम भी देना था, तो अगर एक अलग नाम देना था तो सब लोग, ऐसा कहा जाता है कि इस तरीके से ये स्टोरी हुई कि जो सबसे पहले इसको शाही कोर्ट में, मतलब रॉयल रेजिडेंस में बजाया गया. तो हम होते हैं ना कि शाही कपड़े, शाही खजाना, शाही रहन सहन, तो उस तरीके से जहाँ पे जो रॉयल लोग रहते हैं, रॉयल रेजिडेंस, तो उस वहाँ की जो रॉयल जो चीजें होती हैं उनमें सब में पहले शाही लगाया जाता है, तो शाह चैम्बर, तो सबसे पहले शाह चैम्बर में बजाया गया इसलिए इसको नाम हो गया सह. और उसके बाद में सबसे पहले इसको जो बाबर की फैमिली से जो म्यूजिशियन थे उन्होंने ये प्ले किया था, इसलिए वो नाई, क्योंकि हिंदी में बाबर को नाई कहते हैं, सो इसका नाम जो था शाह और नाई, तो सहनाई हो गया इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का. सो आप इस पिक में देख सकते हो कि पुंगी और सहनाई में क्या डिफरेंस है, और पहले जो पुंगी होती थी किस तरीके से होती थी, और ये इसकी श्रिल और अनप्लेजेंट साउंड की वजह से ही सहनाई का आविष्कार हुआ था. सो द साउंड ऑफ सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. और जो साउंड थी सहनाई की उसको ऑस्पिशियस कंसिडर किया जाने लगा. दैट मीन्स प्रोमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, मतलब अच्छे शुभ अवसरों पे बजाने लगे लोग सहनाई को. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और इसलिए कि इसको इतना अच्छा मानते हैं कि ये गुड फॉर्चून लेकर आती है सहनाई जो है. सो यही रीजन है कि आज भी मंदिरों में बजाया जाती है सहनाई. यहाँ तक कि इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट का मतलब होता है विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कांट बी डन. दैट मीन्स कि इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि वो कंपोनेंट जो हटाया नहीं जा सकता. कि आज भी नॉर्थ इंडियन जो वेडिंग होती है उनमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये सहनाई. दैट मीन्स कि इसके बिना वेडिंग कंप्लीट नहीं होती है. इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बलेंस ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. और सहनाई जो थी पास टाइम पे वो नौबत में आती थी. नौबत मतलब 9 जो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उनमें से एक ये भी था सहनाई. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. लेकिन अब जो रिसेंटली अगर आप देखो तो ये टेम्पल्स और वेडिंग्स में यूज होती है ज्यादातर सहनाई. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज goes to
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक लाने का जो श्रेय हम देते हैं वो हम देते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी इतने अच्छे से शहनाई प्ले करते हैं, और ऑफ कोर्स अगर कोई इतना जैसे हार्ड वर्क करता है या कोई इतना अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है कि उसकी आवाज इतनी मीठी होती है, तो ऑफ कोर्स उसे कहीं ना कहीं पे तो आइडेंटिफिकेशन मिलेगी ही। और वेडिंग और टेम्पल्स के अलावा भी उसे अगर क्लासिकल स्टेज तक किसी ने पहुंचाया है तो वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. जैसे कि जब छोटे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑफ कोर्स जो छोटे बच्चे होते हैं उसी तरीके के गेम खेलते थे जैसे कि गिल्ली डंडा। और कहाँ पर खेलते थे? पौंड था जो कि इन द एंशियंट स्टेट्स ऑफ डुमराव। ये कहाँ पर है? ये जगह बिहार में। ओके तो बिहार के इस डुमराव में वो एक पौंड के पास में गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. जब उस टाइम पे वो इतने छोटे हुआ करते थे, उस टाइम पे वो रेगुलरली कहाँ जाते थे? बिहारी जी के मंदिर में। और उस बिहारी जी के मंदिर में वो भोजपुरी चैता गाया करते थे, और उसके बदले में उसे एट द एंड जब गाने के बाद में उन्हें एक लड्डू मिलता था जो कि 1.25 किलो का होता था, 1.25 kg का होता था। और वो क्या होता था? एज ए प्राइज होता था कि जो वहाँ के लोकल महाराजा होते थे वो उसे वो उन्हें देते थे वो। ओके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को देते थे एज ए प्राइज। And this happened 80 years ago, and the little boy was traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और इस तरीके से वो लोकल महाराजा से 1.25 किलो के लड्डू से लेकर वो हुआ था 80 साल पहले। उसके बाद में उस छोटे से बच्चे ने वो जो ट्रैवल किया पूरा 80 साल का जो सफर था, जिसके बीच में उन्होंने सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड इंडिया का जीता था, जिसका नाम है द भारत रत्न। ओके दैट मीन्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न रिसीव हुआ। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to well-known family of musician from Bihar. जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी थे उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ। बिस्मिल्लाह जो थे वो एक वेल नोन फैमिली, जो मतलब दैट मीन्स उनके जो फोर फादर्स थे वो भी म्यूजिशियंस थे, एंड दे बिलोंग टू बिहार। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। और इस तरीके से दैट मीन्स कि वो म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके जो दादाजी थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के जो दादाजी थे उन जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वो भी सहनाई बजाते थे, सहनाई नवाज थे, जो कि भोजपुर किंग्स कोर्ट में कि भोजपुर के जो राजा थे उनके कोर्ट में वो भी सहनाई बजाते थे, सहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। और इस तरीके से उनके जो फादर थे ना, जिनका नाम है पैगंबर बख्श, वो भी, और उनके जो अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स दैट मीन्स एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, जो कि मतलब पापा की साइड के जो भी एंसेस्टर्स थे वो सारे जो थे वो ग्रेट सहनाई प्लेयर थे। दैट मीन्स वो सब बहुत अच्छी सहनाई बजाते थे, लाइक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके देन नेक्स्ट, the young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Sehnai. So young boy, that means बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो अपनी अर्ली लाइफ में म्यूजिक जो थे वो सीखना स्टार्ट कर दिया था। जब वो 3 साल के थे तो उनकी मदर जो थी वो उन्हें उनके मैटरनल अंकल के पास में लेकर गई। दैट मीन्स मैटरनल अंकल दैट मीन्स मम्मी की साइड के अंकल मामा जी, मामा जी के पास में लेकर गई, जो कि बनारस में रहते थे। नाउ बनारस को हम वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह जो खान जी जो थे उनको देखकर काफी अच्छा लगा उनके अंकल्स को इस तरीके से सहनाई प्रैक्टिस करते हुए देखकर। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Sehnai.
और धीरे धीरे क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो अपने अंकल के साथ में, जिनका नाम अली बख्श था, उनके साथ में विष्णु टेम्पल जाना शुरू कर दिया। बनारस की विष्णु टेम्पल में वो क्या करते थे, जो उनके मामा जी थे जो अली बख्श थे, वो क्या करते थे, सहनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और उस टाइम पे उसके मामा जी जो थे वहां पर जाकर विष्णु टेम्पल इन बनारस, और वहां पर जब वो सहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खान जी जो थे उनको देखकर वो बैठे बैठे देखते रहते थे, मतलब काफी टाइम तक देखते रहते थे। और ऑन एंड दैट मीन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, मतलब जब तक उनके मामा जी सहनाई बजाते थे वो बिना रुके उन्हें देखते रहते थे कंटिन्यूअसली। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और धीरे धीरे उन्हें लेसन मिलने लगे, दैट मीन्स उन्हें सिखाया जाने लगा कि किस तरीके से सहनाई बजाई जाती है, और फिर वो पूरे पूरे दिन उसका रियाज करते थे, उनकी प्रैक्टिस करते थे कि किस तरीके से बजाई जाए सहनाई। तो होता है ना कि आप अगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपको वो चीज आएगी, तो वो प्रैक्टिस करने लगे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he would practice in solitude. और धीरे धीरे बहुत सालों तक जो ये जो जगह बता रखी हैं, इन सब जगह पे जो बिस्मिल्लाह खान जी थे वो अपने सहनाई की प्रैक्टिस करते थे, अकेले बैठकर वहां पे प्रैक्टिस किया करते थे। तो कौन कौन सी जगह पे प्रैक्टिस किया करते थे, टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी के टेम्पल के वहां पे, मंगला मैया के वहां पे, उनके मंदिर के वहां पे, और साथ ही साथ में गंगा नदी के किनारे। इन तीन जगह पे वो मोस्टली वहां पर जो बिस्मिल्लाह खान जी थे वो उनकी फेवरेट जगह थी, जहां पर वो सॉलिट्यूड अकेले बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे। The flowing water of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sehnai. और जो जैसे वो गंगा के किनारे भी बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे, तो जो गंगा के जो वाटर की जो वाटर फ्लोइंग जो होती थी, फ्लोइंग वाटर जो बहता हुआ जो पानी होता था ना, वो उन्हें इस चीज के लिए इंस्पायर करता था कि उन्हें ऐसे ऐसे राग जो थे सहनाई के वो इन्वेंट किए थे जो कि पहले इन्वेंट नहीं हुए थे, या फिर कहा जाता था कि ये सहनाई की रेंज से बाहर हैं। एट द एज ऑफ 14, और जब वो 14 साल के हुए, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." जब वो 14 साल के थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी ने अपने अंकल के साथ में इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में एक बार गए हुए थे। वहां पर जब जैसे ही उन्हें रिसाइट किया था, दैट मीन्स जैसे ही उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, तो वहां पर बैठे जो उस्ताद फैयज खान जो थे, वो उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो पीठ है वो थपथपाई और कहा कि इस तरीके से मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, और तुम एक दिन कर लोगे, जो तुम दैट मीन्स कि बहुत अच्छे से सहनाई प्ले करोगे, और भी बहुत अच्छे से। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और सबसे पहला ब्रेक उन्हें तब मिला था बिस्मिल्लाह खान जी को, जब ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ में 1938 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर सहनाई बजाई। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और इस तरीके से फिर वो काफी बार रेडियो पे इस तरीके से सहनाई प्ले करने लग गए थे। दैट मीन्स कि उनका सबसे बड़ा ब्रेक 1938 में आया था ऑल इंडिया रेडियो पे। उसके बाद में ये चीज उनके लिए काफी कॉमन हो गई थी। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his sehnai. और हम सब जानते हैं कि जैसे ही 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो पहले इंडियन थे जिन्होंने अपनी सहनाई से इस नेशन को ग्रीट किया था। मतलब उस टाइम पे वहां पर जाना और अपने नेशन को ग्रीट करना, ये बहुत ही प्राउड की बात थी। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tirist with Destiny speech.
अब जो क्या होता है कि वहां पर उन्होंने इतने अच्छे से अपने दिल से जो राग काफी गाया था रेड फोर्ट पे, दैट मीन्स कि उन्होंने वहां पर जो राग गाया था उसका नाम था राग काफी, रेड फोर्ट पर गाया था उन्होंने। और वहां पे जो ऑडियंस थी वो उन्हें सुन रही थी, और उन ऑडियंस में जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, और उन्होंने उसके बाद में अपनी जो फेमस जो स्पीच जो होता है ना कि शहनाई की जो भी है, उन्होंने गाने के बाद में उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बाद में उन्होंने अपनी स्पीच दी जिसका नाम था टायरेस्ट विद डेस्टिनी, दैट मीन्स भाग्य के साथ प्रयास। Bismillah Khan was given many memorable performance both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान जी ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में परफॉर्मेंस देते थे, अब्रोड भी जाते थे, वो इतने बड़े लेवल पे फेमस थे। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर खान was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. अब क्या होता है कि बिस्मिल्लाह खान जी जैसे इंडिया से अब्रोड में भी जाते थे अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, इस तरीके से उनकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो थी अफगानिस्तान में, जहां पर जो किंग जहीर खान थे उन्होंने उनको इतना अच्छा लगा था उनका जो शहनाई वादन। टेकन इन बाई का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाई, दैट मीन्स उनको इतना अच्छा लगा था मास्टर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का जो शहनाई वादन कि उन्होंने उन्हें बहुत सारे मतलब गिफ्ट दिए थे, जैसे कि प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स दिए थे, और अदर सोनियर्स का मतलब होता है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ प्लेस पर्सन और इवेंट। मतलब और भी जैसा होता है ना इन द मेमोरी कि आप अफगानिस्तान आए और यहाँ पे आपने इतना अच्छा शहनाई वादन किया, तो उसके जो रिमेम्बर एज ए मेमोरी उन्होंने और भी बहुत सारे गिफ्ट दिए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated by Bismillah's music. सिर्फ जो अफगानिस्तान गए थे वो तो किंग जाहिर शाही नहीं थे ऐसे जो उनसे इतना इम्प्रेस हुए थे, दैट मीन्स कि कोई भी उनका शहनाई वादन सुनता था ना वो फैसिनेटेड हो जाता था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। दैट मीन्स कि अफगानिस्तान के इस किंग के अलावा जैसे कि फिल्म डायरेक्टर्स भी थे वो भी काफी पसंद करते थे, काफी फैसिनेटेड थे इनकी इस शहनाई वादन से। और जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जी जो थे वो इतने इम्प्रेस हुए थे बिस्मिल्लाह खान जी से उनकी इस शहनाई वादन को सुन के कि उन्होंने अपने इस एक मूवी का नाम जो है, एक फिल्म का नाम जो है वो इसी इंस्ट्रूमेंट पे शहनाई पे रखा। उन्होंने इस फिल्म का नाम अपनी गूंज उठी शहनाई। ओके सो आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि सब लोग उन्हें कितना पसंद करते थे और उनके शहनाई वादन को कितना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता था। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, हाय टूट गया सॉरी। सो ये जो बिस्मिल्लाह खान जी का ये जो कंपोजिशन था उसमें मूवी में था गूंज उठी शहनाई में दिल का खिलौना हाय टूट गया। ओके सो ये आप सुन सकते हो उनका है। ये टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर का मतलब होता है रिकॉर्ड ब्रेकर, मतलब वो जो मूवी थी ना गूंज उठी शहनाई वो भी हिट रही थी, और उनका ये जो सॉन्ग कंपोजिशन था ना दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये भी एक रिकॉर्ड ब्रेकर गाना था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two. Vijay Bhatt's Goonj Uthi Sehnai and Vikram Srinivasan's Kannada venture Sanadhi Apanna. सो ये नहीं था कि मतलब इस सब ह्यूज सक्सेस मिल रही थी उनको मूवीज में जैसे कि इसमें गूंज उठी शहनाई में मिली थी उन्हें, तो इन सेल्यूलॉइड का मतलब ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, जो इसमें इतना सक्सेस उन्हें मिल रही थी, लेकिन फिर भी बिस्मिल्लाह खान जी ने दो ही अपना जो मतलब लिमिटेड काम किया था फिल्म्स में। एक तो जो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में जैसे कि हमने बात की है, और एक विक्रम श्रीनिवास की एक कन्नड़ वेंचर थी, वेंचर दैट मीन्स प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क। ओके सो उनका एक था सनादी अपन्ना, उसमें काम किया था। ओके इन दो में काम किया था। सो आप ये याद रखेंगे गूंज उठी शहनाई एंड सनादी अपन्ना।
ये एक कन्नड़ वेंचर था. ओके, आई जस्ट कांट केम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फोसिस. कि मतलब उनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, मे बी ये जो ग्लैमर आर्टिफिशियलिटी जो होती है फिल्म वर्ल्ड में, दैट्स वाई उन्होंने आगे काम नहीं किया था. अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट. सोचो कि अगर इतने लोग फैसिनेटेड हैं, इतना अप्रिशिएट हो रहा है उनका शहनाई वादन, तो अवार्ड्स और रिकॉग्निशन जो है वो तो बहुत ज्यादा उन्हें मिलेगी, बहुत ज्यादा भी मिलेगी और बहुत फास्ट भी मिलेगी. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वेंटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जैसा कि बताया कि वो इंडिया में ही नहीं अब्रॉड में भी परफॉर्म करते थे. तो जैसे ही उनकी इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन हुआ, इतनी ज्यादा पहचान उन्हें मिली, तो वो फर्स्ट इंडियन थे बिस्मिल्लाह खान जी, जो कि कहाँ पर इनवाइट किए गए थे, प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है. ही also took part in the world's exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. और उन्होंने इस तरीके से और भी जगह पे जैसे पार्ट लिया था, जिसमें से एक था द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. Okay, so well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tehra Mosque Ustad Bismillah Khan. आप इसी से लगा सकते हो कि लोग उन्हें कितना लाइक करते थे कि उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम जो कि तेहरान में था, उसका नाम जो था तेहरान मॉस्क की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कर दिया गया. तो दैट मीन्स कि उस ऑडिटोरियम के नाम के साथ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का नाम जोड़ा गया. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम. और बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स भी मिले, उनमें से जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी उन्हें मिला, और एज वी नो उन्हें भारत रत्न भी मिला. Okay, so conferred on him, that means given to him, or usually an award or a degree. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि उनको भारत रत्न भी मिला, जो कि 2001 में मिला था. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. वो क्या कहते हैं कि जैसे ही उन्हें इस तरीके से जो अवार्ड मिलते हैं, कोविटेड का मतलब होता है मच डिजायर्ड, जो अवार्ड होते हैं वो अपने चेस्ट से लगाते हुए, और उनकी आंखें जो इस तरीके से चमकती हैं हैप्पीनेस से. और वो लोगों को क्या कहते हैं जब इस तरीके से वो स्टेज पे जाते हैं, या जब भी उन्हें अवार्ड मिलते हैं या उनसे पूछा जाता है, तो वो यही कहते हैं कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ. हिंदुस्तान की सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन में से एक है ये. और आज तो जो इवन वेस्ट के जो लोग हैं वो भी म्यूजिक लर्न करने के लिए आ रहे हैं. अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. दैट मीन्स कि जिनको खान साहब, दैट मीन्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को खान साहब कहा जाता है. लोग कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं इतनी जगह पे मतलब उन्होंने ट्रेवल किया, लेकिन वो सबसे ज्यादा जो उनको पसंद था वो था बनारस और डुमराव, जो कि बिहार के वो प्लेस से बिलोंग करते हैं वो. एंड वो उनके लिए मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन इन द वर्ल्ड है डुमराव. और ये जो बनारस है, ये मतलब कहीं पे भी चले जाते हैं इनको बहुत ज्यादा मिस करते हैं. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड ए सेहनाई स्कूल in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक जो यूएसए का उनका स्टूडेंट था, उन्होंने उसे वो चाहते थे कि उनकी वो जो स्कूल है यूएसए में जहाँ पे शहनाई सिखाई जाती है, तो वो वहाँ के हेड रहे हैं उस म्यूजिक स्कूल के.
और उनके उस स्टूडेंट ने उन्हें ये भी प्रॉमिस किया था कि वो पूरा बनारस का जो एटमॉस्फेयर है, दैट मीन्स कि वो इनकी कॉपी बनाएगा, जो भी बनारस के जो टेम्पल्स हैं वो यूएसए में बना देगा, ताकि उनको यूएसए में रहते हुए बनारस की फीलिंग आए, कि वो वहां पे ऐसा ही माहौल बना देगा जिससे कि वो वहां पे आराम से रह सकते हैं। लेकिन बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ he would be able to transport river गंगा as well। लेकिन इस पे खान साहब ने कहा था कि तुम टेम्पल्स की तो कॉपी बना दोगे यूएसए में, लेकिन हाँ मैं तब यहाँ पर उस का हेड बन सकता हूँ, उस स्कूल का हेड बन सकता हूँ, अगर तुम रिवर गंगा को भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सको। दैट मीन्स कि कोई यूएसए में रिवर गंगा को कैसे बना सकता है, कैसे ले जा सकता है। सो दैट मीन्स कि वो इतने रिवर गंगा के जो किनारे बैठकर वो रियाज करते, मतलब प्रैक्टिस करते थे। सो वो ये जो सारी जो चीजें थी वो इनको इतना मिस करते थे कि वो कहीं पे भी रहना पसंद नहीं करते थे, सबसे ज्यादा इन सब जगह को मिस करते थे। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड दैट इज व्हाई व्हेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। इसीलिए वो एक बार ये भी कहते हैं कि यही वजह है कि वो इन सब चीजों को मिस करते हैं, इसलिए जब भी वो फॉरेन कंट्री में होते हैं, जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को मिस करता हूँ। While in Mumbai, I think of only बनारस एंड द होली गंगा। और मैं मुंबई में भी होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस और गंगा के बारे में सोचता रहता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो जो डुमराव का जो यूनिक मट्ठा होता है मैं उसे मिस करता हूँ। दैट मीन्स कि वो अपने जो लोकल जगह है जहाँ से वो बिलोंग करते थे उनको काफी ज्यादा मिस करते थे, काफी लाइक करते थे। यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, उसे हम पढ़ लेते हैं। शेखर गुप्ता, वैन partition happened did you and your family think of moving to Pakistan। तो शेखर गुप्ता यहाँ पे एक छोटा सा जो लिखा हुआ है, कन्वर्जेशन लिखी हुई है। शेखर गुप्ता जब बिस्मिल्लाह खान जी से पूछते हैं कि जब पार्टीशन हुआ था इन 1947 तो आप और आपकी जो फैमिली थी तो तुमने सोचा था कि हम पाकिस्तान मूव करें। बिस्मिल्लाह खान, God forbid me leave Benares, never। I went to Pakistan once, I crossed the border just to say I have been to Pakistan। I was there for about an hour। I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians। I had a good laugh। और इस तरीके से कि मतलब इस बिस्मिल्लाह खान जी के इस आंसर से या फिर इस रिप्लाई से आप ये समझ सकते हो कि वो कितना लव करते थे अपने लोकल प्लेस से, कि वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहते थे। कि उनको ऐसा कहता है कि आप और आपकी फैमिली कभी पाकिस्तान जाना चाहती है तो वो क्या कहते हैं, गॉड फॉरबिड्स, तो माफ करे। और मैं तो मतलब 1 घंटे के लिए वहां पे गया था, जस्ट क्रॉस किए थे पाकिस्तान के बॉर्डर 1 घंटे के लिए, और मैंने यही बोला कि मैंने नमस्कार टू पाकिस्तानीज और अस्सलाम वालेकुम टू इंडियंस। और उसके बाद में उन्हें बहुत ज्यादा हंसी आई, मतलब बहुत ज्यादा। रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 का ये मतलब इंसिडेंट लिखा हुआ है। आप इससे लगा सकते हो कि वो अपनी जो जगह है उसको कितना प्यार करते थे। ओके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो लाइफ इज अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट Muslim like him can very naturally play the Sehnai very morning at the Kasi Vishwanath temple। और इसी से आप लगा सकते हो कि वो ना पाकिस्तान जाना चाहते थे। जैसे कि एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है एक परफेक्ट एग्जांपल है कि इंडिया का जो रिच और कल्चरल हेरिटेज का ये यहाँ पे, कि वो एक मुस्लिम होकर भी और किस तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, और वो खुद एक डिवोट मुस्लिम है। दैट मीन्स बिलीविंग स्ट्रांगली इन ए रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉ एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस। कि वो एक मुस्लिम होकर भी इस तरीके से सहनाई प्ले करते हैं एट काशी विश्वनाथ टेम्पल में, और वो हमेशा सहनाई प्ले करते हैं एवरी मॉर्निंग वहां पर। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया का रिच और कल्चरल हेरिटेज का। यहाँ पर एक और एट द एंड आप कुछ लाइंस देख सकते हो, हम उन्हें भी देख लेते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। और 90 साल की उम्र में 21 अगस्त 2006 को जब उनकी डेथ हुई थी, बिस्मिल्लाह खान जी जब गुजर गए थे,
मतलब काफी लंबी बीमारी के बाद में ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। दैट मीन्स कि उनके जाने से लोगों को इतना फर्क पड़ता है, इतने फेमस थे, इतने महान हस्ती थे वो, कि उनके लिए एक स्टेट फ्यूनरल किया गया। दैट मीन्स कि जो लोग बहुत ज्यादा फेमस होते हैं ना, उनके लिए इतने सारे लोग इकट्ठे होकर और इस तरीके से उनका फ्यूनरल निकाला जाता है, वो उन्हें दिया गया। साथ ही साथ में इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक दिन का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर किया था। दैट मीन्स एक दिन का नेशनल शोक दिवस डिक्लेयर किया था। आप इसी से जान सकते हो कि मतलब इतने अच्छे जो इंसान हैं बिस्मिल्लाह खान जी। दैट मीन्स कि एक तो कल्चरल और रिच कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। साथ ही साथ में अच्छे वो और भी इस तरीके से थे कि वो अपने काम के लिए इतने डिवोटेड थे, जो भी काम करते थे वो किस तरीके से करते थे, और अपनी जो जगह थी उसे कभी भी वो दूर नहीं रह सकते थे। दैट मीन्स कि वो अपनी लोकल प्लेस से भी इतना प्यार करते थे, वहां की जो चीजें थी उनसे उनको इतना लगाव थे कि वो किसी का भी जो ऑफर होता था वो दैट मीन्स कि वो अपनी जगह थी वो उनके लिए नहीं छोड़ सकते थे। So it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe this channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.